हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्तराखंड एलटी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं हम उत्तराखंड एलटी एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसी क्रम में हमारे इकोनॉमिक्स के 8 वीडियो अभी तक चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। गाइस, यदि आपने नहीं देखे हैं तो जाइए और प्ले पर देखिए, आपको सभी वीडियोज मिलेंगे। इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स के 10 एमसीक्यूज वीडियोज किए थे, वो भी प्ले पर आपको मिल जाएंगे, तो आप जरूर जाकर के चेक कर सकते हैं इन वीडियोज को। ठीक है, तो आज की ये जो वीडियो है गाइस, इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें, इससे आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। साथ ही साथ आप अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जो उत्तराखंड एलटी एसएसटी से प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है। 4 ऑप्शन है, व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का या धन का। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि अर्थशास्त्र जो होता है वो धन के विज्ञान से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा था। अर्थशास्त्र के जो जन्मदाता थे वो थे दोस्तों एडम स्मिथ। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहीं से आपका बनेगा कि अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन थे। तो अर्थशास्त्र के जन्मदाता थे एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्होंने ही अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वे शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। ये तो हुई हमारी अर्थशास्त्र। लेकिन यदि कोई पूछे कि माइक्रो और मैक्रो क्या है, तो देखिए, अर्थशास्त्र के 2 प्रकार हैं गाइस। कितने प्रकार हैं अर्थशास्त्र के? 2 प्रकार हैं। एक है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को कहते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और समष्टि अर्थशास्त्र को कहते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी बृहद अर्थशास्त्र। ठीक है, अब हम इसका मतलब समझते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र वे अर्थशास्त्र है जिसके अंतर्गत एक फर्म, एक उद्योग और एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो ये अर्थव्यवस्था का समग्र अध्ययन करता है। मतलब इसके अंतर्गत आपकी राष्ट्रीय आय, आपकी मुद्रास्फीति, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति सभी कुछ शामिल होता है और सभी का अध्ययन किया जाता है। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र बड़ा है और व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटा है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अगला प्रश्न है हमारा, एडम स्मिथ की पुस्तक राष्ट्रों के धन की प्रकृति एवं कारणों की खोज किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। अभी मैंने जैसे कि आपको बताया, अर्थशास्त्र के जन्मदाता कहा जाता है एडम स्मिथ को। इसी को इंग्लिश में कहते हैं एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कासेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, और ये बुक जरूर पूछी जाती है कि भाई ये कब प्रकाशित हुई थी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, 1677, 1767, 1776 या फिर 1676। तो इसका यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, 1776 को। ठीक है, एडम स्मिथ की जो ये बुक है ये 1776 में प्रकाशित हुई थी। तीसरा प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? मार्शल, रॉबिन्सन, एडम स्मिथ या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, एडम स्मिथ। इनकी बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि सन 1776 में लिखी गई थी, और अर्थशास्त्र का जनक इन्हीं को कहा जाता है, एडम स्मिथ को। आई होप आपका इतना क्लियर हुआ होगा। अगला प्रश्न है हमारा, नैतिक अथवा मूल्य निर्णय संबंधित है सामान्य अर्थशास्त्र से, आदर्श अर्थशास्त्र से, धनात्मक अर्थशास्त्र से या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, आदर्श अर्थशास्त्र से। नैतिक अथवा मूल्य निर्णय संबंधित होते हैं आदर्श अर्थशास्त्र से। अगला प्रश्न है हमारा, क्या है का संबंध है आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण से, वास्तविक आर्थिक विश्लेषण से, स्थैतिक आर्थिक विश्लेषण से या प्रावैगिक आर्थिक विश्लेषण से। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, आदर्श आर्थिक विश्लेषण से। अगला प्रश्न है गाइस, निम्नलिखित में से किसे अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है? सूर्य की किरणें, माँ का मातृत्व, एक पेड़ की छाया या फिर आभूषण। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, आभूषण। अर्थव्यवस्था में धन किसको माना गया है? आभूषण को माना गया है धन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री द्वारा अर्थशास्त्र को मानवीय जीवन की सामान्य क्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है? पिगू, मार्शल, क्लार्क या फिर रिकार्डो। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर बी, मार्शल। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है, अर्थशास्त्र कल्याण का अध्ययन है, अर्थशास्त्र सीमितता का अध्ययन है, अर्थशास्त्र वृद्धि का अध्ययन है, अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है।
तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में निम्न में से किसे उत्पादन माना जाएगा? भूमि को जोतना, मित्रों के बीच में गाना गाना, एक बच्चे को सड़क पर बहुत बड़े गड्ढे में गिरने से बचाना, या प्रसन्नता के लिए एक चित्र बनाना। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा भूमि को जोतना। अगला प्रश्न है, उत्पादन का अभिप्राय होता है वस्तुओं का उत्पादन, सेवाओं का उत्पादन, उपयोगिता का सृजन, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, उपयोगिता का सृजन। जिस क्रिया के द्वारा किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन किया जाता है उसे उत्पादन कहते हैं। ठीक है, तो उत्पादन का अभिप्राय है उपयोगिता का सृजन। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है, ये विचार किसने प्रकट किया? कार्लडोर, पीगू, रॉबिन्सन या सैमुअल्सन। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, रॉबिन्सन। अगला प्रश्न है, आर्थिक समस्या का संबंध है संसाधनों की दुर्लभता से, आवश्यकताओं की दुर्लभता से, आय की दुर्लभता से, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो गाइज यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, संसाधनों की दुर्लभता से। आर्थिक समस्या का जो संबंध है वो रॉबिन्सन ने संसाधनों की दुर्लभता को बताया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है? एडम स्मिथ की परिभाषा, मार्शल की परिभाषा, रॉबिन्सन की परिभाषा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा सी, रॉबिन्सन की परिभाषा। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का परंपरावादी सिद्धांत संबंधित है जॉन रॉबिन्सन से, जेई मीड से, डेविड रिकार्डो से, या जेम किन्स से? तो आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हमारा सी, डेविड रिकार्डो से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है? जे.एस. मिल, जे.बी. से, एडम स्मिथ, या जे.एम. किन्स? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जे.एम. किन्स। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा प्रतिपादित की गई शुम्पीटर द्वारा, सैमुअल्सन द्वारा, रॉबिन्स द्वारा, या हिक्स द्वारा? तो गाइज यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सैमुअल्सन के द्वारा दी गई थी अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा। अगला प्रश्न है हमारा, साम्य फर्म की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है हमारे पीगू, मार्शल, रिकार्डो, या जे.एस. मिल। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, पीगू। साम्य फर्म की अवधारणा अर्थशास्त्री पीगू ने दी थी। अगला प्रश्न है, ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? किन्स, पीगू, रिकार्डो, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन तो हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। लेकिन ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं जे.बी. से। जे.बी. से की पुस्तक का नाम है ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक। अगला प्रश्न है हमारा, एक सिद्धांत है, एक मान्यता, एक यदि तब प्रतिस्थापना, एक परिकल्पना, या एक प्रमाणक परिकल्पना? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, एक प्रमाणक परिकल्पना। अगला प्रश्न है, यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखीय मांग वक्र को स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्रों की लोच स्पर्श बिंदु पर एक होगी, भिन्न होगी, या तो एक होगी या भिन्न होगी, एक स्पर्श बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखीय मांग वक्र को स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्रों की लोच स्पर्श बिंदु पर एक समान होगी। तो ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं गाइस। तो इसी तरह से आप चैनल पे बने रहें, आपको इसी तरह से वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।